तुम्हारा अन्नदाता, पग पग पर है संग तुम्हारे अन्नदाता। लहू किसानों का बन के पसीना सींचता है धरती का सीना। मेहनत का तेरी हक दिलवाने, नई तकनीक नई खोज बताने। पशुधन को गुणवान बनाना, पौध सुरक्षा को सिखलाना, खेती के सब गुर समझाने, भारत का सरताज बनाने। आठों पहर है संग तुम्हारे अन्नदाता, अन्नदाता। नमस्कार, मैं विभा उपाध्याय आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। हर रोज की तरह कार्यक्रम में हम लेकर आते हैं खेती और बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सारी लाभकारी जानकारियां। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं क्या है विशेष आपके लिए आज के इस कार्यक्रम में। वैज्ञानिक विधि से बटेर पालन। मृदा नमूना परीक्षण पर जानकारी। कृषि सह व्यवसाय के रूप में प्रदेश के बहुत से किसान भाई मुर्गी पालन से जुड़े हुए हैं और इससे अच्छा लाभ कमा रहे हैं। इसी लाभ को ध्यान में रखते हुए जो किसान या बेरोजगार युवक बटेर पालन करना चाहते हैं तो उन्हें वैज्ञानिक बिंदुओं को ध्यान में रखने की जरूरत है, जैसे उन्नत नस्लों का चुनाव, आवास, आहार व टीकाकरण। यदि किसान इसमें किसी भी प्रकार की लापरवाही करेंगे तो व्यवसाय घाटे में जा सकता है। अतः बटेर पालन के विषय पर जानकारी देने के लिए हमारे बीच उपस्थित हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय भागलपुर के डॉक्टर जियाउल हुदा। बटेर पालन में मुख्य जो प्रमुख बातें हैं उसमें हमको ध्यान ये देना है कि हमको नस्लों का चयन सही करना है। इसमें हमारे केंद्रीय पक्षी अनुसंधान संस्थान बरेली के द्वारा विकसित कैरी उत्तम, कैरी उज्जवल, कैरी श्वेता प्रजाति के हम लोग नस्ल का आसानी से पालन कर सकते हैं। कैरी उत्तम एक ब्रॉयलर प्रजाति के मांस के लिए विकसित की गई ये बटेर की प्रमुख नस्लें हैं। पालन के लिए सबसे ज़रूरी बात यह है कि हमको चूज़ों का चयन करना है। उसमें हम लोग बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर, केंद्रीय पक्षी अनुसंधान संस्थान बरेली और भी अन्य जो ICAR के संस्थान हैं और कुछ बेंगलोर में निजी संस्थान हैं, हैदराबाद में कुछ निजी संस्थान है, वहाँ से वो चूज़े प्राप्त कर सकते हैं। बेहतर सबसे अच्छा होगा जब व्यावसायिक स्तर पर आप बटेर पालन करना चाहते हैं तो इसकी एक हैचरी आप कम लागत की आप अगर खुद डाल लेंगे तो आप इसकी रेगुलर बच्चे का पैदावार कर सकते हैं और वो भी आपके आय का एक बहुत ही सशक्त माध्यम होगा। एक बटेर को रहने के लिए लगभग 5 से 6 बटेर 1 स्क्वायर फीट में पाली जा सकती है। तो हम लोग 2 तरीके से हम बटेर पालन कर सकते हैं, या तो हम डीप लिटर सिस्टम में पालन करें या केज बैटरी सिस्टम में। अगर कम जगह है तो आप एक ही रूप में 1 स्क्वायर फीट का अगर केज आप बना लेते हैं तो आप मल्टी स्टोरी आप केज बैटरी सिस्टम में बटेर पालन कर सकते हैं। साधारणतः ये भी देखा जाता है कि केज बैटरी सिस्टम में जो बटेर का वजन होता है डीप लिटर की अपेक्षा थोड़ा अधिक होता है। और डीप लिटर सिस्टम में हम बटेर को जैसे पालते हैं उसमें एक ऐसी जगह का प्रबंध करेंगे जहां से बटेर उड़ नहीं सके, क्योंकि वो उड़ती हैं तो हमको ऐसा ज़रूर प्रबंध करना होगा कि वो उड़े नहीं। ऐसे बंद जगहों पर हम लोग पालन कर सकते हैं। बिल्कुल 12 से 14 घंटे जो मुर्गी में प्रकाश की आवश्यकता होती है, बटेर में इसकी बाध्यता नहीं है। इसके आवास में आपको मैंने कहा कि 2 तरीके से हम लोग बटेर पालन करते हैं, कि डीप लिटर सिस्टम में, केज बैटरी सिस्टम में। 1 स्क्वायर फीट में हम लोग 6 बटेर पालन का कर सकते हैं। वो बिल्कुल हवादार जगह हो और साथ में किसी भी तरह की गंदगी आसपास में ना हो, पानी का जमाव ना हो, ऊंची सतह हो, इस तरह के जगहों पर हम बटेर पालन कर सकते हैं। और इसमें किसान भाइयों को जो सबसे सावधानी पूर्वक ध्यान देना है वो
जब बच्चे निकलते हैं तो उसमें प्रारंभिक सप्ताह में हमको इनका विशेष देखभाल करना है। उसमें हमको ध्यान ये देना है कि जब बच्चे आपके हैचरी से आते हैं तो उनका वज़न लगभग 8 से 10 ग्राम के आसपास होता है। तो उस वक्त हम सीधे पानी का, जो हम लोग मुर्गी का छोटा पानी का बर्तन यूज़ करते हैं, उसको हम ना करके हमको एक प्लेट में पत्थरों को भर देंगे और उसके बाद हम लोग उसमें पानी डालते हैं, जिससे कि वो उस पर चढ़ के बच्चे, क्योंकि 8 से 10 ग्राम के होते हैं, भींचते नहीं हैं और चोंच से उसकी पानी पीते हैं। बाकी प्रबंधन में जो प्री स्टार्टर दाना हम लोग देते हैं उसको भी हम करेंगे। हमेशा स्वच्छ पानी का होना अति आवश्यक है। एक सप्ताह में बटेर में मैंने शुरू में कहा कि वैक्सीन्स की कोई आवश्यकता साधारणतः नहीं पड़ती है, इनको कोई बीमारियां नहीं होती हैं। आप सप्ताह में एक बार कोई भी बी कम्प्लेक्स, और जब आप देखते हैं कि ज़्यादा गर्मी का मौसम हो तो आप बिल्कुल हवादार जगह रखें। कि जो सबसे ख़ास बात है कि ये 4 से 5 सप्ताह में ये वयस्क हो जाते हैं और 5 से 6 सप्ताह के बाद पुनः ये अंडे देने की अवस्था में आ जाते हैं। इसमें कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बहुत ही शून्य होती है इसके अंडे में और मांस में, जो इसकी लोकप्रियता को काफ़ी बढ़ाता है। एक बटेर के 5 सप्ताह तक पालने में इसका वज़न लगभग 250 ग्राम से 200 ग्राम तक हो जाता है। जब जो ये मैच्योर हो जाती है, उसकी लागत में कम से कम टोटल बच्चा लेकर, खाना, दाना, पानी, मैनेजमेंट लेकर लगभग 25 से 26 रुपये तक का खर्च आता है और मार्केट में एक बटेर लगभग 50 रुपये में बिकता है। तो इस स्तर पर हमारे बेरोजगार किसान बंधु, आप जिस तरह की आमदनी करना चाहते हैं उस अनुपात में आप बटेर का पालन कर सकते हैं। किसान भाइयों, किसी भी फसल से अच्छा उत्पादन लेने के लिए मृदा का उतना ही योगदान होता है जितना कि बीज का। पौधों की अच्छी बढ़वार एवं विकास के लिए पौधों को 18 पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है, लेकिन विगत कुछ वर्षों से भूमि के लगातार दोहन एवं असंतुलित मात्रा में खाद और उर्वरकों के प्रयोग से भूमि में इनकी कमी हो गई है, जिस कारण फसलों के उत्पादन में लगातार गिरावट देखी जा रही है। इस प्रकार की समस्या से बचने के लिए आवश्यक है कि मृदा में पाए जाने वाले पोषक तत्वों की उपलब्धता के आधार पर संतुलित मात्रा में उर्वरकों का प्रयोग करें, लेकिन ये तभी संभव है जब आप मृदा परीक्षण कराएं। अतः किसान भाइयों, मृदा परीक्षण हेतु मृदा नमूना लेने एवं मृदा परीक्षण की विधि क्या है, इस संबंध में विस्तृत जानकारी के लिए हमारे बीच उपस्थित हैं राजेंद्र कृषि विश्वविद्यालय पूसा समस्तीपुर के डॉक्टर R.K. पांडे। आज के समय में जबकि लगातार खेती हो रही है, खेत से अधिक फसल लगाकर अधिक से अधिक उत्पादन प्राप्त करने का प्रयास किया जा रहा है, तो उसका एकमात्र अब उपाय रह गया है कि हम मिट्टी की जांच कराएं। हम ये पता करें कि हमारे मिट्टी में किन किन तत्वों की स्थिति क्या है। सामान्यतः यह देखा जाता है कि खेत की मिट्टी में जिन तत्वों की कमी नहीं होती है, किसान उसका प्रयोग नहीं करते हैं या जिस मात्रा में करना चाहिए उस मात्रा में नहीं करते हैं। खादों के प्रयोग से एक तो मिट्टी के स्वास्थ्य पे उसका विपरीत प्रभाव पड़ता है, आर्थिक क्षति होती है, खेत की मिट्टी के ऊपर उसका दुष्प्रभाव पड़ता है और लगातार किसान आर्थिक परेशानियों से उलझते रहते हैं। तो इसलिए आवश्यक है कि हम मिट्टी का जांच करावें, लेकिन मिट्टी जांच के लिए सामान्यतः और मिट्टी का नमूना प्राप्त करने की दो तीन बातें जो हैं सो उसको ध्यान में जरूर रखना चाहिए। पहली बात तो ये है कि जो एक सतह जिसका समतल जो मिट्टी हो उसको एक प्लॉट के रूप में मान के मेड़ से कम 3 फीट की दूरी पे चारों कोनों से और एक बीच से मिट्टी का नमूना लेना चाहिए। मिट्टी का नमूना लेने के लिए यह आवश्यक है कि एक भी आकार का गड्ढा बनाएं, भी आकार का 6 इंच का गड्ढा बनाएं और खुरपी से ऊपर से लेकर निचली सतह तक मिट्टी को खुरसते हुए जाएं और 5 जगहों से, 4 कोने से और एक बीच से 5 जगहों की मिट्टी को एक पॉलीथीन में इकट्ठा करें और इकट्ठा करने के बाद उसको प्रयोग स्थान पर माने किसी छायादार स्थान पर रख के करीब आधा किलो मिट्टी जो है सो उसमें से ले लें। अच्छी तरह से सारे स्थान के लिए हुए मिट्टियों को मिला के आधा किलो मिट्टी ले लें।
आधा किलो मिट्टी भी नहीं, करीब 250 से 300 ग्राम मिट्टी रख लें और उसके ऊपर जिसका जहाँ से आपने मिट्टी लिया है उस स्थान का नाम, अपना नाम, गांव, पता, जो आपने फसल लिया है वो, और जो आगे फसल लेने वाले हैं वो सब विस्तृत जानकारी उसको लिख के और प्रयोगशाला में दे दें। किसान अपने मिट्टी के नमूनों को लेकर चाहे तो जिले के प्रयोगशालाओं में या विश्वविद्यालय के प्रयोगशालाओं में जो एक पैसा लगता है उसको देकर और मिट्टी जांच का परिणाम प्राप्त कर सकते हैं, जिससे कि प्रयोगशाला से बेहतर परिणाम प्राप्त हो सके। किसान भाइयों, सबसे पहले हम बात करते हैं कि मिट्टी परीक्षण करवाया क्यों जाता है। मिट्टी परीक्षण मिट्टी की पोषक तत्व प्रदाय क्षमता ज्ञात करने एवं जमीन में मिलाए गए उर्वरकों की उत्तरदायिता ज्ञात करने के लिए किया जाता है। इसके अलावा परीक्षण के आधार पर फसल की आवश्यकता अनुसार उर्वरकों की उपयुक्त तथा लाभकारी दर निर्धारित करने के लिए भी किया जाता है तथा ऐसी भूमि जहां उर्वरकों की आवश्यकता नहीं है वहां पर उर्वरकों का प्रयोग न करके उनकी बचत करना तथा विभिन्न क्षेत्रों के लिए मृदा उर्वरता मानचित्र तैयार करने के लिए भी किया जाता है। फसलों की इष्टतम उपज प्राप्त करने के लिए उनकी आवश्यकता अनुसार उर्वरक तथा सुधार प्रयोग करने हेतु तथा उर्वरकों की उपयोग क्षमता में वृद्धि करने के लिए भी किया जाता है। अब आइए बात करते हैं कि मिट्टी परीक्षण के लिए नमूना कैसे लिया जाए। तो किसान भाइयों, नमूना ऐसी जगह से लिया जाए जो कि उन मिट्टियों का वास्तविक प्रतिनिधित्व कर सके। खेत को उसकी स्थिति, समतल, ऊंची नीची, ढलान एवं मिट्टी की किस्म के अनुसार बांट लेते हैं। इसके अलावा नमूना लेने के लिए लगभग 1 हेक्टेयर क्षेत्र से 15 से 20 स्थानों का रैंडम चयन करते हैं। नमूना लेने वाले स्थान से घास फूस इत्यादि साफ कर लेते हैं। खुरपी या फावड़े की सहायता से लगभग 15 सेंटीमीटर गहरा अंग्रेजी के वी आकार का गड्ढा खोदकर किसी भी तरफ से पूरी गहराई तक की मिट्टी की एक समान परत काट कर किसी साफ बाल्टी में एकत्रित कर लेते हैं तथा एकत्रित नमूने को आपस में अच्छी प्रकार से मिला लेवें एवं छाया में सुखा लें। सुखाने के बाद नमूने के डेलों को फोड़कर बारीक बनाकर खरपतवार व पौधों की जड़ें, कंकड़ पत्थर आदि को निकालकर फेंक देना चाहिए। किसान भाइयों, बची हुई मिट्टी को गोल या चौकोर रूप देकर 4 भागों में विभाजित कर दो। विपरीत दिशा के भाग निकालकर अलग करने का कार्य तब तक करते रहें जब तक कि 500 ग्राम मिट्टी शेष न रह जाए एवं मिट्टी को किसी साफ पॉलीथीन या कपड़े की थैली में भरकर उसमें पहचान के लिए सूचना पत्र को अंदर डालकर प्रयोगशाला में भेज देना चाहिए। लवण प्रभावित भूमि से मिट्टी नमूना लेने के लिए 90 सेंटीमीटर गहरा गड्ढा खोदकर एक तरफ से सपाट कर लें। फिर वहां से ऊपर से नीचे की ओर 0 से 15 सेंटीमीटर, 15 से 30 सेंटीमीटर, 30 से 60 सेंटीमीटर एवं 60 से 90 सेंटीमीटर की परतों से आधा किलो मिट्टी अलग अलग थैलियों में रखकर व परतों की गहराई लिखकर सूचना पत्र में स्थान का भूजल स्तर, सिंचाई का स्रोत आदि जानकारी भी लिखकर मिट्टी नमूने को प्रयोगशाला में परीक्षा हेतु भेजना चाहिए। फलदार पौधे लगाने के लिए 2 मीटर तक नमूना लेना चाहिए, क्योंकि वृक्ष जमीन की गहराई की परतों से अपना पोषण प्राप्त करते हैं। साथ ही जमीन में कैल्शियम कार्बोनेट की मात्रा फलदार पौधों की बढ़वार के लिए महत्वपूर्ण होती है। 2 मीटर के गड्ढे में एक तरफ सपाट करके 15, 30, 60, 90, 120, 150 एवं 180 सेंटीमीटर की गहराई पर निशान बनाकर अलग अलग परतों से अलग अलग मिट्टी नमूना 1/2 किलो एकत्रित करें। सूचना पत्र में अन्य जानकारियों के साथ परतों की गहराई भी लिखें। इस प्रकार तैयार नमूनों को परीक्षण के लिए प्रयोगशाला में भेजना चाहिए। किसान भाइयों, मिट्टी का नमूना लेते समय कुछ सावधानियां रखना आवश्यक होता है। जहां खाद का ढेर रहा हो वहां से नमूना न लें। पेड़ के नीचे, मेड़ों के पास, रास्ते के पास से नमूना नहीं लेना चाहिए। साफ औजारों तथा साफ थैलियों का उपयोग करें। अधिक पोषक तत्व शोषित करने वाली फसलों के क्षेत्रों के
नमूने एवं जहां केवल अनाज की फसल ही ली गई हो तथा डंठल एवं ठूंठे खेत में ही छोड़ दी गई हो के नमूने अलग अलग लेना चाहिए। ऐसे क्षेत्र जहां पर अधिक समय तक पानी भरा रहता हो वहां से नमूना नहीं लेना चाहिए। मृदा अपरदन के कारण जिस क्षेत्र की ऊपरी सतह कटकर बह गई हो तो उसके नमूने अलग से लेना चाहिए। यदि नमूना लेने वाला क्षेत्र बड़ा है तो नमूनों की संख्या उसी के अनुरूप बढ़ा लेनी चाहिए। एकत्रित मृदा नमूनों को न तो उर्वरकों के बोरे के पास रखना चाहिए और न ही उनके ऊपर सुखाना चाहिए। इसके अलावा नमूने का सही रिकॉर्ड रखना भी आवश्यक होता है। नमूना कब लें? यदि सघन कृषि की जा रही है तो नमूने एक फसल चक्र के रूप में होने पर प्रति वर्ष लेने चाहिए, अन्यथा 3 वर्ष में एक बार मिट्टी परीक्षण करवाना पर्याप्त होता है। नमूनों को प्रयोगशाला में कैसे भेजें? तो किसान भाइयों, मिट्टी के नमूने के साथ भेजे जाने वाले सूचना पत्र की 2 प्रतियां तैयार करें। एक प्रति थैली के अंदर रखकर तथा दूसरी प्रति को थैली का मुंह बांधने के साथ बांध देनी चाहिए। सूचना पत्र पर निम्नलिखित जानकारी देना चाहिए, जिसमें किसान का नाम व पता, नमूना एकत्र करने की दिनांक, खेत का नंबर या नाम, पिछली बोई गई फसल एवं प्रस्तावित फसल का नाम इत्यादि। एकत्रित नमूनों की जांच के लिए स्वयं डाक पार्सल द्वारा या किसी कृषि प्रसार कार्यालय के माध्यम से निकट की मिट्टी परीक्षण प्रयोगशाला में भेज देना चाहिए। तो किसान भाइयों, इन बताई हुई बातों को ध्यान में रखते हुए यदि आप अपने खेत की मिट्टी का परीक्षण करवाते हैं तो आप अपने खेत में ली जाने वाली फसलों से अच्छा उत्पादन प्राप्त कर सकते हैं। तो ये थी कुछ उपयोगी जानकारियां। अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, जल्द लौटेंगे और कार्यक्रम में आगे आते हैं और भी बहुत सारी महत्वपूर्ण जानकारियां। बने रहिए हमारे साथ। दुधारू पशुओं में बांझपन की समस्या से बचाव व निदान। जोहार झारखंड में ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है। बढ़ते हैं अगली प्रस्तुति की ओर। किसान भाइयों, दुधारू पशुओं में अक्सर विभिन्न प्रकार की समस्याएं आती ही रहती हैं, जिनमें पशुओं में एक बांझपन की समस्या आमतौर पर देखी जाती है। पशुपालकों को इस समस्या के लक्षणों की जानकारी न होने के कारण वो समय रहते इसका उपचार नहीं करा पाते। तो किसान भाइयों, बांझपन की समस्या के लक्षण क्या हैं एवं इसका समाधान आप किस प्रकार से करें, इस विषय पर जानकारी हेतु हमारे बीच उपस्थित हैं एक विषय विशेषज्ञ डॉक्टर M.K. श्रीवास्तव। पशुपालन करते हैं तो इसमें जो इनकी बच्चियां रहती हैं, बच्चियां या पाड़ी, वो बड़ी तो हो जाती है पर वो गर्मी पे नहीं आती। इसके 3-4 वो है इसके कारण। पहला कारण तो ये है कि अनुवांशिक रहता है इनमें, कई अनुवांशिक बीमारियां रहती हैं, इसमें इनकी बच्चेदानी डेवलप नहीं हो पाती। वो हजारों में एक केस मिलता है जाके, पर अगर जांच की जाए तो उसको पता है बच्चेदानी की प्रॉब्लम है। तो ऐसी अवस्था में उनका कुछ नहीं हो सकता है, वो फिर प्रॉब्लमेटिक हो जाती है, उनको कुछ नहीं किया जाता। दूसरी बात ये कि जो बच्चियां हैं इनका ये पालन पोषण अच्छी तरह नहीं करते, उनको ऊर्जा की आवश्यकता होती है, उनको प्रोटीन की आवश्यकता होती है, उनको विटामिन और खनिज मिनरल की आवश्यकता होती है, और उसको स्ट्रेस में नहीं रहना चाहिए, अच्छी खिलाई पिलाई देख रेख की आवश्यकता होती है। अच्छा 18-22 से 20% वाला प्रोटीन डाइट और अच्छे किस्म का हरा चारा, पौष्टिक हरा चारा, तो उनको विटामिन मिनरल की कमी नहीं होगी। अच्छी क्वालिटी का मिनरल मिक्सचर, और कुछ आजकल आयुर्वेदिक दवाइयाँ भी आ गई हैं, कॉफी क्यू आती है, प्रजना आती है, तो इन सब का उपयोग करके उनको गर्मी पे ला सकते हैं। प्रजना की 2-2 गोली 3 बार दी जा सकती है, और मिनरल मिक्सचर और कॉफी क्यू मतलब उसमें कोबाल्ट, आयरन और कॉपर,
ये तीनों चीज़ की अगर मिल जाएगा तो वो गर्मी पे आ जाती है। तो अगर वो दें तो 3 महीने 2-2.5 महीने के अंदर गर्मी पे आ जाएंगी। उनका थोड़ा डॉक्टर से मसाज भी करा लें, डॉक्टर उसका करके हाथ डाल के पीछे उनके बच्चेदानी का मसाज भी कर देगा और ल्यूगॉल आयोडीन का पेंट भी पीछे करेगा, तो वो गर्मी पे आने की उनकी संभावना बढ़ जाती है और वो आ जाती है। हाँ, दूसरी समस्या इन्होंने बताया है कि इनकी जो गाय है वो लेके आते हैं, गाय है गाभन गाय रहती है, जनने के बाद जो HF क्रॉस ब्रीड है और आपका जर्सी क्रॉस ब्रीड है, देशी गाय है, तो इनको लाके इन्होंने एक बार तो जन गई और जनने के बाद फिर क्या होता है, ये दोबारा गर्मी पे नहीं आती। तो इसमें इनका एक तो मैं कहना चाहूँगा इनको कि जो इस समय बहुत गाभन भैंस के या गाभन गाय का ध्यान रखना जरूरी है। उस समय अगर अच्छा प्रोटीन वोटीन दिया होता तो ये समस्या नहीं आती। जैसी जानवर जनता है तो जनने में क्या होता है, उसके बहुत एनर्जी लॉस हो जाती है और बच्चे के कारण अलग लॉस हो जाता है। तो इसके जो संतुलित पशुआहार है उसकी पूर्ति करता है वही, उसमें इनको संतुलित 18% प्रोटीन का इनको बाटा अच्छा तैयार करके देना चाहिए, जिसमें अच्छी क्वालिटी का मिनरल मिक्सचर, ये आप 50 से लेकर 100 ग्राम तक मिनरल मिक्सचर दे सकते हैं इनको। डॉक्टर से अच्छी तरह जांच करवा लें। कभी क्या होता है कि बच्चेदानी के अंदर जड़ नहीं गिरती, मेट्राइटिस होने की संभावना रहती है, तो मेट्राइटिस हो जाती है तो जिसके पस पड़ जाता है उसके अंदर, तो जांच कराना बहुत जरूरी है। जनने के बाद ये समस्या पोस्टमार्टम प्रॉब्लम्स होती हैं, तो उसकी डॉक्टर से जांच करा के उसका उचित दवाई डलवा के उसका इलाज करा लेंगे तो आ जाएगा। या उसके फिर क्या होता है, इन्फेक्शन हो जाता है मेट्राइटिस, तो उसके कारण भी ये गाभन नहीं हो पाती है, तो उसमें दवाई डाली जाती है। जैसे सर्विस कराई तो AI कराई, तो AI कराने से 12 घंटे पहले डाल सकते हैं या उसके 12 घंटे बाद भी दवाई डाली जा सकती है, तो ये दवाई डाल के भी उनको किया जा सकता है। और तीसरी चीज जो एक और है संभावना, वो इनके जो ओवरी रहती है, ओवरी में सिस्टिक ओवरी हो जाती है या उसके अंदर फॉलिकल्स नहीं डेवलप हो रहे हैं, तो उसके लिए हार्मोन ट्रीटमेंट किया जाता है। जो अच्छा प्रशिक्षित वेटनेरियन है उसको दिखा के और हार्मोन का ट्रीटमेंट ले तो भी गर्मी पे आ सकती है, ये समाधान हो सकता है। तीसरा है कि गर्मी पे आती है पर ठहर नहीं रही, उसमें भी यही बात है कि रिपीट ब्रीडर कहलाती है, वो आती है, वो उनके बच्चेदानी की खराबी जो मैंने बताया ना, मेट्राइटिस और यही संभावना ज़्यादा रहती है। तो अगर उनकी खिलाई पिलाई अच्छी कर दें, अच्छा प्रोटीन डाइट, विटामिन और मिनरल मिक्सचर और जो उनको तत्वों की कमी है और पूरा उनके बॉडी वेट के हिसाब से और उनकी मिल्किंग स्टेज के हिसाब से उनका अगर फीडिंग करेंगे तो उनको बिल्कुल लाभ होगा। और दूसरा थोड़ा सा डॉक्टर के वेटनरी डॉक्टर से जाँच कराएं, अगर बच्चेदानी में कुछ खराबी है या उसकी ओवरी में सिस्टिक है या फॉलिकल डेवलप नहीं हो रहा है उसके अंदर, और कुछ ऐसी होती है जो उनके अंदर घड़ी घड़ी खूब गर्मी पे आएंगे जल्दी जल्दी, तो उनके जो फॉलिकल रहता है उसको वो करना पड़ता है, तो उसके हार्मोन आते हैं, तो डॉक्टर अगर हार्मोन लगाएंगे तो वो भी समय से गर्मी पे आएंगी और उसका लाभ उठा के किसान फायदा ले सकते हैं। कहना चाहूँगा कि अगर अच्छे पशुपालन है तो ध्यान रखें और अपना जैसे गावन पशु होता है जनने के बाद उसको गायों को 3 महीने के अंदर 90 दिन के अंदर दोबारा गाभन कराएं और भैंसों को 4 महीने के 120 दिन के अंदर गाभन करा ही लेना चाहिए, तो उनको निरंतर एक बच्चा मिलेगा, दूध मिलता रहेगा। मौसम के अनुसार प्रबंधनों पर ही टिकी है आपकी खेतीबाड़ी और इसलिए मौसम पूर्वानुमान और उस पर आधारित साप्ताहिक कृषि सलाह इस प्रकार है। ग्रामीण कृषि मौसम सेवा राजेंद्र कृषि विश्वविद्यालय पूसा समस्तीपुर द्वारा भेजे गए मौसम पूर्वानुमान के आधार पर किसान भाइयों को सलाह दी जाती है कि हल्की वर्षा होने की संभावनाओं को देखते हुए गेहूं, अरहर, मक्का के फसल में कटनी तथा दौनी एवं दानों को सुखाने में सावधानी बरतें। कटे हुए गेहूं की फसलों को खेत में नहीं छोड़ें तथा उनके ढकने का प्रबंधन करें। हरा चारा के लिए मक्का, ज्वार, बाजरा तथा लोबिया की बुआई करें। गर्मी वाली सब्जियां जैसे भिंडी, नेनुआ, करेला, कद्दू और खीरा की फसल में आवश्यकता अनुसार निराई गुड़ाई करें। खीरा वर्गीय फसलों में चूड़ेल फफूंदी नामक बीमारी से बचाव के लिए 0.06% कैराथियान नामक दवा का छिड़काव करें। लत्तर वाली सब्जियों जैसे नेनुआ, करेला, लौकी और खीरा में लाल भ्रंग कीट के बचाव हेतु डाइक्लोरोबॉस 76 EC 1 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी में घोल बनाकर छिड़काव करें। भिंडी की फसल में माइट कीट के प्रबंधन हेतु इथियान 1.5 से 2 मिलीलीटर
प्रति लीटर पानी की दर से छिड़काव करें। बैगन एवं टमाटर की फसल को तना एवं फल छेदक कीट से बचाव हेतु यदि कीट की संख्या अधिक हो तो स्पेनोसेड 48 EC 1 मिलीलीटर दवा प्रति 4 लीटर पानी में घोल बनाकर छिड़काव करें। कीट नियंत्रण हेतु गन्ना की वसंतकालीन फसल में फफूंदनाशक एवं कीटनाशक दवाओं का प्रयोग करें। खरपतवार एवं कीट नियंत्रण हेतु पड़ती खेत में ग्रीष्मकालीन जुताई करें। दुधारू पशुओं के रखरखाव एवं खान पान पर विशेष ध्यान दें। खाने में प्रोटीन की मात्रा बढ़ा दें। दुधारू पशुओं को नियमित रूप से दाने के साथ कैल्शियम भी खिलाएं। अन्नदाता हेल्पलाइन निःशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों में से 1 या 2 महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं और इसी तरह आज का चयनित प्रश्न और उसका जवाब इस प्रकार है। किसान भाइयों, आपकी इन्हीं समस्याओं को ध्यान में रखते हुए कृषि वैज्ञानिकों ने ग्रेडर मशीन का निर्माण किया है। इस ग्रेडर यंत्र में आधे हॉर्स पावर की मोटर लगी होती है जो कि घरेलू बिजली से चलाई जा सकती है। इसमें एक ब्लोअर लगा होता है। इस ब्लोअर की सहायता से अनाज में भूसा मौजूद रहता है, उसे आसानी से अलग किया जा सकता है। और इसमें श्रेणीकरण के लिए डबल स्क्रीन छलनी लगी होती है जिसमें से 3 प्रकार की ग्रेडिंग होती है। इसके द्वारा मोटे कंकर पत्थर अलग हो जाते हैं। दाना बीच वाली छलनी में आ जाता है जिससे बड़ा दाना अलग हो जाता है तथा अनाज के टुकड़े व बारीक कंकर पत्थर भी अलग हो जाते हैं। इस श्रेणीकरण यंत्र के साथ 5 प्रकार की छलनियाँ आती हैं। यह छलनियाँ अलग अलग फसलों के लिए इस्तेमाल की जाती हैं, जैसे सोयाबीन, चना, मटर, गेहूं, सरसों इत्यादि का श्रेणीकरण इस यंत्र द्वारा आसानी से किया जा सकता है। इस यंत्र के द्वारा श्रेणीकरण व सफाई करने पर लागत लगभग 5 रुपए प्रति क्विंटल आती है, जिसमें बिजली का खर्च व मशीन मेंटेनेंस आदि शामिल होता है। जहां तक इसकी कीमत की बात आती है तो बिना मोटर के इसकी कीमत 8,000 से 9,000 है। इस यंत्र में साइकिल अटैचमेंट भी आता है जिससे पैडल चलाकर भी अनाज का श्रेणीकरण आसानी से किया जा सकता है। जिन क्षेत्रों में बिजली की समस्या रहती है वहां भी इसका उपयोग किया जा सकता है। जहां तक मोटर वाले श्रेणीकरण यंत्र की कीमत की बात है तो यह लगभग 10,500 से 11,000 रुपए तक पड़ती है तथा शासन द्वारा इस मशीन पर 25% अनुदान भी देय है। किसान भाइयों, इस मशीन का चलित प्रदर्शन व अधिक जानकारी हेतु आप केंद्रीय कृषि अभियांत्रिकी संस्थान नवी बाग, बैरसिया रोड, भोपाल में संपर्क कर सकते हैं। अब आइए देखते हैं कल दिखाए जाने वाले कार्यक्रम की मुख्य झलकियां। हाइड्रोपोनिक तकनीक से हरा चारा उत्पादन, बोरो धान की फसल में समट रोग का नियंत्रण, हम ये उम्मीद करते हैं कि आज का कार्यक्रम आप सभी दर्शकों के लिए बेहद उपयोगी रहा होगा। किसान भाइयों, अन्नदाता आपकी सेवा के लिए सदा संकल्परत है। कृषि संबंधित समस्या एवं सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता, ETV बिहार, झारखंड, रामोजी फिल्म सिटी, हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल एड्रेस है annadatabihar@etv.co.in। इसके अतिरिक्त आप हमें निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 1800-425-4085 पर दोपहर 2 बजे से 3 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं। फिलहाल अन्नदाता की पूरी टीम को इजाजत दीजिए। कल फिर इसी समय आपसे मुलाकात होगी कृषि संबंधित कुछ और रोचक जानकारियों के साथ। नमस्कार।